Hello students, I am Dr. Parul Singh. Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम यहाँ आपका BA फर्स्ट ईयर का पेपर 2 जो कि भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी के बारे में है वो हमने शुरू किया था। कुछ वीडियोस हमने इससे रिलेटेड बनाए हैं, किस प्रकार समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उत्पन्न हुआ और इंडियन सोसाइटी की क्या विशेषताएं हैं, उनको मोटे मोटे तौर पर हमने पिछली वीडियोस में जाना था। और इसी क्रम में आज हम आपका समाजशास्त्र का BA फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय समाज सांस्कृतिक एवं संजातीय विविधताएं, इंडियन सोसाइटी कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़, और यह है हिस्टोरिकल एम्बेडेड डाइवर्सिटीज़ एंड लैंग्वेज एंड कास्ट के रेफरेंस में, यानी कि ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताएं, भाषा एवं जाति। तो हम भारत देश के निवासी हैं, अपने देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं और इन्हीं बातों में से एक है कि भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट की दृष्टि से जलवायु, प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, जनसंख्या, समाज व्यवस्था, इन सभी दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं, अनेक विविधताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न जो जाति समुदाय के लोग हैं उनके बीच में एक विशिष्ट प्रकार की समानता और एकता हमें यहाँ पर सदैव विद्यमान दिखाई देती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार एवं समुद्र तट, पश्चिम में थार का मरुस्थल, पूर्व में पहाड़ी भाग, मैदानी भाग यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई के रूप में हमें दिखाई देता है, एक राष्ट्र के रूप में हमें दिखाई देता है और भारतीय संविधान में इस एकता को बनाए रखने का भी आश्वासन हमें सभी को दिया गया है। हम सभी भारतीय संविधान का पालन करते हैं और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों, प्रजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए और देश के पिछड़े, दुर्बल और निर्धन लोग हैं उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात की गई और समय समय पर बनाई भी जाती रही हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम भारत भूमि को जानने का प्रयास करें तो हमें इसका जो ज्योग्राफिकल थोड़ा सा आइडिया है वो हमें लेना होगा। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश में और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। और हम एशिया महाद्वीप का भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग बीच से 2 भागों में विभाजित करती है और जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि क्षेत्रफल के विस्तार की दृष्टि से बात करें तो भारत का संसार में 7वां स्थान है और यदि पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इसी प्रकार से जो इसके यदि हम नाम की बात करें तो हिंदुस्तान एक नाम है, इंडिया भी भारत का नाम है और यदि हम सामान्य जो से देखें दृष्टि से तो भारत के नाम से हम या इंडिया के नाम से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और जब ज्योग्राफिकल दृष्टि की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि भारत को देखें तो हमें 5 मुख्य प्राकृतिक भाग इसके दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में कश्मीर से लेकर के और पश्चिम में अब गुजरात की हम बात करें और दक्षिण में हम कन्याकुमारी की बात करें और पूर्व में हम असम की बात करें तो यहाँ तक भारत का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। इसमें जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो कश्मीर से लेकर नेफा तक, इसमें जो हिमालय की पर्वतमालाएं हैं चौड़ी वो हमें दिखाई देती हैं, अनेक चोटियां हैं ऊंची, अनेक घाटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट इसी क्षेत्र में स्थित है
और जो कि एवरेस्ट है वो नेपाल का पार्ट है, लेकिन भारत की जो सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा वो हमें इन्हीं श्रेणियों में दिखाई देती रही है। और जो ये पर्वत श्रेणियां हैं ये बाह्य आक्रमणकारियों से सदैव भारत की रक्षा भी करती रही हैं। गंगा और सिंधु का मैदान हमें दिखाई देता है। हिमालय से लेकर दक्षिण पठार के बीच का जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग कहलाता है, उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है, जो कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है और बाह्य आक्रमणकारी से अधिकार करने के लिए अनेक बार भारत पर आक्रमण भी किया और इसके लिए हमेशा वे लोलुपता भरी नजरों से भारत को देखते रहे। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव स्थल है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की समस्त सभ्यताएं नदी किनारे ही विकसित हुई हैं, नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी आजीविका के लिए पानी, फसल इत्यादि उगाने के लिए पानी, ट्रांसपोर्ट के लिए वे जल का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं उनको प्रारंभ से ही उनको नदियों के किनारे उनको मिली और इसीलिए जो समस्त सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही पोषित हुई हैं, फली फूली हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह भारत का गंगा और सिंधु का मैदान। इसके बाद यदि हम देखें तो दक्षिण का पठार आता है। दक्षिण का भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है, पठार है और 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर के मैदान में विंध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों द्वारा यह भाग अलग हो जाता है। इसका आकार एक त्रिभुज के समान है और भारत देश का यह प्राचीनतम भाग है जो कि अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण है, भरा पूरा है। इस क्षेत्र में घने जंगल भी हैं, वन भी हैं और यहाँ की जो विश्व की जो प्राचीनतम जनजातियां हैं जैसे इरोला, चेंचू, कदार, मालापंत्रम इत्यादि यहीं पर रहती हैं और वे अभी भी अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर निवास करती हैं। भारत के मूल निवासी द्रविड़ों का यह मुख्य स्थान रहा है और द्रविड़ संस्कृति की यहाँ प्रधानता पाई जाती रही। तो यह है दक्षिण का पठार। इसके बाद में राजस्थान का मरुस्थल। हम सभी राजस्थान के निवासी हैं, हम राजस्थान से काफ़ी हद तक हम परिचित भी हैं। तो गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर जो शुष्क रेतीला मैदान है उसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर जो विदेशी आक्रमण होते रहे वे विफल होते रहे और धरातल में पानी के अभाव और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र बहुत ही कम उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत अधिक खेती, हालांकि अब वर्तमान में यदि हम देखें तो जो कृत्रिम नहर इत्यादि के माध्यम से इस क्षेत्र को भी काफ़ी उपजाऊ बना लिया गया है और रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ इत्यादि को जाना जाता था, बीकानेर इत्यादि को, वहाँ पर अब हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल इत्यादि होती हुई दिखाई देती है। राजस्थान पर राजपूत राजाओं का शासन रहा। अपनी आन बान शान बलिदान के लिए यह जग प्रसिद्ध है। यहाँ के जौहर, सती प्रथाएं इतिहास में अपना अनूठा एक एग्जाम्पल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। यहाँ के निवासियों की संस्कृति, वेशभूषा, प्रथाएं, खान पान देश के अन्य भागों से भिन्न है और यहाँ की जलवायु में भी अत्यधिक विषमता हमें देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार भारत का समुद्र तटीय मैदान यदि हम देखने की कोशिश करें तो दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम के समुद्र तटीय मैदानी भाग को कोकण और मालाबार के नाम से भी जाना जाता है और यह भाग पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है और यहाँ प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, सोपारा, कालीतट, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम इत्यादि यहीं पर स्थित हैं। दक्षिणी पठारी भाग का ढाल पूर्व की ओर होने से दक्षिण की सभी नदियाँ पूर्वी समुद्री तट से होकर समुद्र में गिरती हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत की जो भौगोलिक रचना है वो बहुत अधिक विविधता लिए हुए है। प्रत्येक भौगोलिक खंड की अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कृषि, व्यापार इत्यादि हैं और यदि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को हम जानने का प्रयास करें तो जो संस्कृति है, हम सभी जानते हैं कि संस्कृति जो मनुष्य का जीवन जीने का तरीका है वह संस्कृति कहलाता है और हर्स्कोविट्स ने अपनी बुक मैन एंड हिज वर्क में संस्कृति की बहुत अच्छी डेफिनेशन एक दी थी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। और इसी प्रकार मजूमदार एवं मदान ने अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बताया कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति कहा जाता है और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से यदि हम भारत को देखें तो एक बहुत ही रिच देश के रूप में भारत को देखा जा सकता है।
सभ्यता और संस्कृति का जो अर्थ है, यदि उसे देखने की कोशिश की जाए तो हम सभी जानते हैं कि सभ्यता संस्कृति का ही एक पार्ट है, और जो कुछ भी मैन मेड है वो सब सभ्यता के अंतर्गत आता है। जो संस्कृति है उसको भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। और तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सभ्यता है वह देह है, तो संस्कृति उसमें अनुप्राणित एक आत्मा है। और मानव शास्त्रीय संस्कृति में मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों ही वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। और मॉर्गन का यह मानना था कि जो मानव संस्कृति है उसका उद्विकास, उसका एवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ है, जिसको वो अरण्यक यानी कि सेवेश्री, बर्बरता बार्बरिज्म एंड सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन। इस प्रकार मॉर्गन के अनुसार जो सभ्यता है वो संस्कृति के विकास का एक चरण है और एक स्थिति है। तो यहाँ से यदि हम भारत को हम थोड़ा बहुत जो इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक जो इसकी पहचान है, उसके बारे में हमने ये थोड़ा सा आइडिया लिया। और इसका जो सभ्यता संस्कृति वाला जो पोर्शन है उसको अभी आगे और पूरा चैप्टर उसका आएगा, वहाँ पर हम डिटेल में वहाँ पर समझेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, और इनके क्या क्या डिविजन्स हैं, किस प्रकार से इनमें समानताएं हैं, विविधताएं हैं, यह हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ भारत के बारे में जान रहे हैं तो अभी के लिए इतना ही, और आगे का इसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।